लक बाय चांस एपिसोड 151 काली वैन। डिम्पल को सही फैसला लेने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और जब वो गौरव को सच बताने के लिए एनजीओ के लिए निकलती है तो एक काली वैन उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती है। वहीं वरुण अपने आदमियों को पूरे शहर में फैलाकर रतन के अगले कदम का इंतजार करता है। वरुण जब से डिम्पल को हॉस्टल छोड़कर अपने घर लौटा था तब से लेकर अभी तक उसके साथ बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन डिम्पल इस बात से अनजान थी। वरुण के जाने के बाद डिम्पल अपने कमरे में जाने के लिए हॉस्टल की सीढ़ियां चढ़ रही थी, लेकिन वो अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि सीढ़ियां चढ़ते हुए 2 बार गिरते गिरते बची थी। डिम्पल इस वक्त बहुत बड़ी दुविधा में थी और बहुत सोचने के कारण अब उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। अपनी सोच में डूबी डिम्पल अपने कमरे के सामने पहुंचने पर देखती है कि दरवाजा खुला है और कमरे की लाइट जल रही है। डिम्पल को पता था कि रिया को लाइट्स ऑन होने पर नींद नहीं आती है, इसीलिए वो अंदर जाने से पहले ही सोच में पड़ गई कि रिया कहाँ है, लेकिन अंदर पहुंचकर उसने देखा कि रिया अपने बिस्तर पर लेटी है। उसका फोन उसकी छाती पर पड़ा है। रिया आज की पूरी कहानी सुनने के लिए डिम्पल का इंतजार करते करते सो गई थी। डिम्पल को भी उसे इस वक्त जगाना ठीक नहीं लगा, लेकिन वो भी फटाफट अपने कपड़े बदल कर सोने चली गई। लेकिन आज दिन भर जो भी कुछ हुआ था उसके बाद नींद डिम्पल की आंखों से कोसों दूर थी। सरोज से सिंघानिया परिवार के ड्रग लैब की कहानी सुनने के बाद डिम्पल कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि उसने गौरव की फाइल में भी धूमकेतु का नाम पढ़ा था, जिससे ड्रग लैब के विरासत में मिलने की बात सरोज ने डिम्पल से कही थी। लेकिन साथ ही डिम्पल को अपनी आंखों पर भी भरोसा था। उसे पता था कि मिनी उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी और आज वरुण के कमरे में भी मिनी ने उसे धमकाने की कोशिश की थी। इस वक्त डिम्पल के लिए सच और झूठ का फैसला कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने अपने लिए एक राह चुन ली थी। जहां डिम्पल के हॉस्टल में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ था, वहीं सिंघानिया हाउस में सरोज और वर्धमान के बीच की बहस बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन जब वरुण को उन दोनों की बहस आज के जरूरी मुद्दों से परे जाते हुए दिखने लगी तो उससे रहा नहीं गया और वो चीख पड़ा, इनफ, बस करो आप दोनों। वरुण के चीखने के थोड़ी देर बाद भी उसकी आवाज कमरे में गूंजती रही और वर्धमान और सरोज की बहस वहीं खत्म हो गई। भले सरोज ने बोलना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू अभी भी रुके नहीं थे और वरुण ने खुद को शांत कर धीरे से कहा, हम बाहर चलकर डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि आप लोगों को तो याद ही नहीं है कि मिनी को गोली लगी है और उसे रेस्ट करने की जरूरत है। इसी के साथ वरुण सबको कमरे से बाहर चलने का इशारा करता है। बाकी सबके साथ मिनी भी कमरे से बाहर जाने के लिए बिस्तर से उठती हुई कहती है, तुम मुझे इस लड़ाई से बाहर नहीं रख सकते हो वरुण। भले मुझे थोड़ी चोट लगी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और काम नहीं आ सकती हूँ। ये सुनकर वरुण मिनी के पास पहुँचता है और उसके बिस्तर से लटक रहे पैरों को उठाकर वापस ऊपर रखते हुए कहता है, तुम अपने हिस्से का खून बहा चुकी हो मिनी, आगे की सिचुएशन हमें संभालने दो एंड आई प्रॉमिस मुझे जहाँ तुम्हारी जरूरत लगेगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम रेस्ट करो और जल्दी ठीक हो जाओ। मिनी को समझाने के बाद वरुण कमरे से बाहर जाता है और उसके लिविंग रूम में पहुंचते ही सरोज एक बार फिर रोते हुए वरुण से कहती है, वरुण तुम अपने पापा को क्यों नहीं समझाते, उनसे कहो मेरे आर्यमन को वापस लेकर आए, बच्चा है वो हमारा, हम उसे मारने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं, प्लीज उसे वापस घर ले आओ। वरुण से अब अपनी माँ की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे डर था कि इतनी चीखने चिल्लाने और रोने के कारण उनकी तबीयत ना खराब हो जाए, इसीलिए वो उन्हें समझाते हुए कहता है, माँ मैं प्रॉमिस करता हूँ 24 घंटे के अंदर आर्यमन भाई आपके पास खड़े होंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं वापस लेकर आऊंगा उन्हें, लेकिन अब आप रोना बंद कर दो और सो जाओ। ये कहकर वरुण सरोज के कंधे पकड़ उन्हें उनके कमरे की तरफ मोड़ देता है और उनके साथ चलता हुआ उनसे कहता है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो आप उन्हें डांटेंगी कैसे, चलिए मैं आपको सुला देता हूँ। थोड़ी देर में वरुण अपनी माँ सरोज को कमरे में सुलाकर बाहर आता है और कमरे का दरवाजा लगाने के बाद लिविंग रूम में बैठे उसका इंतजार कर रहे वर्धमान और शुक्ला जी के पास पहुँचता है। वहाँ पहुँचने पर वरुण सुनता है कि शुक्ला जी उसके पापा से माफी मांगते हुए कह रहे हैं, सारी गलती है मेरी भैया जी, मुझे आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था, आज मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया,
अगर आपको सारी बात पता होती तो आप पहले से ही अंदाजा लगा लेते कि ये होने वाला है। अब वर्धमान का गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था और माहौल थोड़ा ठंडा था, इसीलिए वर्धमान ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है शुक्ला। आर्यमन ने बस हमसे बदला लेने के लिए हमारे सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिलाया था, लेकिन अब लग रहा है कि वो अपने ही जाल में फंस गया है। गलती उसकी है, लेकिन हम उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो पता नहीं सरोज अपना क्या हाल करेगी। तभी वरुण आकर अपने पापा के पास बैठता हुआ उनसे कहता है, शुक्ला जी, आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि इस शहर में आसपास रतन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, वहां अपने लोगों को भेजिए और साथ ही वहां भी जहां रतन के होने के चांसेस हो सकते हैं। ध्यान रहे, हमें अभी कोई एक्शन नहीं लेना है, सिर्फ ये पता लगाना है कि आर्यमन कहाँ है और कैसा है। जैसे ही भाई का कोई क्लू मिलता है, हम पूरी तैयारी के साथ रतन का सामना करने के लिए जाएंगे। वरुण की ये बात सुनकर शुक्ला जी और वर्धमान दोनों एक साथ अपना फोन उठाते हैं और एक के बाद एक 4-5 कॉल करते हैं। और वरुण अपनी जगह पर बैठा ये सोचता है कि कुछ घंटे पहले तक सब कितना अच्छा था। डिम्पल पहली बार उसके घर आई थी, सब खुश थे और फिर ये सब हो गया। वरुण अपनी सोच में खोया होता है कि तब तक शुक्ला जी और वर्धमान आकर वरुण के पास बैठते हुए उसे बताते हैं कि उन लोगों ने अपने आदमियों को काम पे लगा दिया है और जैसे ही उन्हें कोई खबर मिलेगी वो लोग उन्हें कॉल करेंगे। अपनी तरफ से सारे इंतजाम करने के बाद वरुण, वर्धमान और शुक्ला जी तीनों बैठे काफी देर तक किसी के कॉल के आने का वेट करते रहते हैं, लेकिन जब कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो वरुण उन दोनों से कहता है, आप दोनों जाकर सो जाइए, किसी का कॉल आएगा या इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों को उठा दूंगा। इस तरह तीनों के जागने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है, ऐसे में खुद को जबरदस्ती थकाना ठीक नहीं होगा। वरुण की बात लॉजिकल थी, लेकिन वर्धमान और शुक्ला जी जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बिस्तर पर लेटने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आने वाली है। तभी वरुण उन्हें समझाते हुए कहता है, पापा, आप समझ नहीं रहे हैं, रतन आर्यमन भाई को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसे करना होता तो अब तक वो कर चुका होता। उसके पास कई मौके थे उन्हें मारने के लिए, और रायमा भाभी जो रतन के लिए काम कर रही थी, उनके पास तो सालों थे भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उन्हें मारने के बाद वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। रतन जो भी कर रहा है बस हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कर रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मिनी ने भाई को जो फाइल भाभी के हाथ में देते हुए देखा, उसमें क्या था? ये सुनकर शुक्ला जी झुंझलाते हुए कहते हैं, एक बार आर्यमन मिल जाएगा तो हमें ये बात पता चल जाएगी। इस पर वरुण कुछ सोचते हुए कहता है, अब जब रतन हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गया है तो बहुत जल्द वो खुद ही बता देगा कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से सब कर चुके हैं। आप दोनों एक काम करिए, अपने फोन्स यही छोड़कर सोने जाइए। कुछ होता है या कुछ पता चलता है तो मैं बताता हूँ। वरुण की बात सुनकर शुक्ला जी और वर्धमान अपने कमरे में चले जाते हैं और वरुण अपने साथ अपने पापा और शुक्ला जी का फोन टेबल पर रखकर सोफे पर सर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। रात जैसे तैसे कटती है और सूरज निकलने से पहले ही डिम्पल अपने बिस्तर से निकल जाती है। डिम्पल को आज क्या करना है इसका फैसला वो पिछली रात को ही कर चुकी थी, लेकिन फिर भी सुबह उठकर अपने फैसले पर अमल करने के लिए उसके कदम नहीं उठ रहे थे और वो एक बार फिर खुद को सच झूठ और सही गलत के पेच में फंसा हुआ पा रही थी। बहुत सोचने के बाद डिम्पल ने खुद को ये कहकर हिम्मत दी कि उसे ये रितेश के लिए करना होगा, और सच का पता लगाने का इससे अच्छा तरीका नहीं है कि उस लैब के बारे में सबको पता चले और उसकी पूरी जांच हो। अपने फैसले पर भरोसा करने की कोशिश करती हुई डिम्पल तैयार होती है, लेकिन कॉलेज जाने के लिए नहीं। तैयार होने के बाद डिम्पल अपना पर्स लेकर हॉस्टल के बाहर निकलती है और बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार करने लगती है। बस का इंतजार करते हुए गौरव को कॉल करती है। इतनी सुबह डिम्पल का कॉल देखकर गौरव को थोड़ी हैरानी होती है और वो फोन उठाते ही डिम्पल से पूछता है, डिम्पल, सब ठीक है ना? इतनी सुबह क्यों कॉल किया तुमने? कोई काम था? गौरव के सवालों के जवाब में डिम्पल कहती है, मैं अभी एनजीओ आ रही हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है।
और फोन रख देती है। गौरव से बात करने के बाद अब डिम्पल अपने कदम पीछे नहीं खींच सकती थी। फिर भी उसे डर था कि कहीं वरुण और उसकी माँ की बातों में आकर वो फिर से अपना फैसला न बदल ले। इसीलिए वो बस का इंतजार न करके एक टैक्सी रोकती है और उसमें बैठकर एनजीओ के लिए निकल पड़ती है। सुबह का समय होने के कारण रास्ते पर ट्रैफिक बहुत कम था और डिम्पल जिस टैक्सी में बैठी थी वो हवा से बातें करती हुई आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे एनजीओ पास आ रहा था, डिम्पल के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी और अपना ध्यान भटकाने के लिए डिम्पल बार बार खिड़की के बाहर देख रही थी। एक बार ऐसे ही बाहर देखते हुए डिम्पल की नजर टैक्सी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी और उसने देखा कि एक काले रंग की बड़ी वैन लगातार उसकी टैक्सी का पीछा कर रही है। ब्लैक वैन को देखकर डिम्पल की सांसें तेज हो जाती हैं और वो ड्राइवर को टैक्सी और तेज चलाने के लिए कहती है। बार बार पीछे पलट कर देखती हुई डिम्पल मन ही मन सोचती है, मुझे पता था, मिनी को पता चल गया है कि मैं लैब के बारे में जान गई हूँ, और अगर उस लैब में कुछ गड़बड़ नहीं तो ये लोग मेरे पीछे क्यों आते। और वरुण, उसे भी अपने लोगों को मेरे पीछे भेजने से एक बार मुझसे बात करनी जरूरी नहीं समझी। डिम्पल अभी ये सोच ही रही थी कि वो काली वैन तेजी से आगे बढ़कर उसकी टैक्सी के सामने खड़ी हो गई और टैक्सी के ड्राइवर ने बहुत मुश्किल से ब्रेक लगाकर टैक्सी को सामने खड़ी वैन से टकराने से बचाया। आगे क्या होने वाला है डिम्पल के साथ? क्या होगा वरुण का अगला कदम अपने बड़े भाई को घर वापस लाने के लिए? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।